फिर से आप सबका स्वागत है टेक्निकल कम्युनिकेशन के लेक्चर में। यह हमारा टेक्निकल कम्युनिकेशन का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे यूनिट नंबर 2 को। डिस्कस किया था रिपोर्ट के बारे में। रिपोर्ट क्या होती है, उसके फीचर्स क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसे क्यों हम बनाते हैं, कैसे रिपोर्ट को लिखते हैं। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि रिपोर्ट के टाइप्स कितने होते हैं, और थेसिस क्या होती है, लेटर क्या होता है, कवर राइटिंग क्या होता है। ये सारी चीज़ों को आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और जो एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और टॉपिक्स है, उस पर हम ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं जल्दी से जल्दी। तो देखिए, सबसे पहला जो टाइप्स ऑफ रिपोर्ट में आता है वो आता है ऑन द बेसिस ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज। लीगल फॉर्मेलिटीज के बेसिस पे रिपोर्ट कितने टाइप का होता है, तो ये दो टाइप का होता है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फिर आता है ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इश्यूज। इश्यूज के फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे दो आता है, एक पीरियोडिक और रूटीन रिपोर्ट, और एक आता है स्पेशल और ऑकेशनल रिपोर्ट। उसके बाद आता है ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के नेचर, यानी सब्जेक्ट का कैसा नेचर है, उसके बेसिस पे भी दो टाइप का होता है, एक इंफॉर्मेटिव, एक एनालिटिक और इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट। इसके बाद आता है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के नेचर के बेसिस पे आता है चार। एक आता है प्रॉब्लम फाइंडिंग, फैक्ट फाइंडिंग, परफॉर्मेंस, टेक्निकल। उसके बाद लास्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व, यानी कितने नंबर ऑफ पीपल एक प्रोजेक्ट को बनाने में इन्वॉल्व है, उनके बेसिस पे दो आता है, एक आता है इंडिविजुअल रिपोर्ट, एक आता है कमिटी एंड सब कमिटी रिपोर्ट। तो बेसिकली रिपोर्ट के पांच टाइप होते हैं। फॉर्मल रिपोर्ट क्या होता है, वो एक प्रिस्क्राइब फॉर्म में होता है, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में बनाया जाता है, जिसमें एक टॉपिक दिया जाता है, एक पूरी प्रोसीजर दी जाती है, एक पूरे का पूरा स्टेप आपको बता दिया जाता है कैसे होगा, कौन सा चीज़ पहले आएगा, कौन सा चीज़ बाद में आएगा। ये सारी चीज़ हमें बता दिया जाता है। उसी स्टेप को हम फॉलो करके क्या कहते हैं, एक प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी के सामने हम उसे प्रेजेंट करते हैं, उसी को कहते हैं फॉर्मल रिपोर्ट। इसके बाद आता है इनफॉर्मल रिपोर्ट। इनफॉर्मल रिपोर्ट क्या होता है, वो रिपोर्ट होता है जो कि पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेट करने के लिए हम बनाते हैं, उसको कहते हैं इनफॉर्मल रिपोर्ट। जो कि जनरली क्या होता है, अपने पर्पस के लिए होता है, जो कि फॉर्मल नहीं होता है, यानी ऑफिस वर्क के लिए नहीं होता, पर्सन टू पर्सन दिखाने के लिए हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए उस रिपोर्ट को तैयार करते हैं। उसके बाद आता है ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इश्यूज, यानी कितने इश्यूज है उस बेसिस पे जो रिपोर्ट बनती है। एक बनता है पीरियोडिक और रूटीन रिपोर्ट। ये रिपोर्ट जो होता है उसको प्रिपेयर करते हैं, प्रेजेंट करते हैं रेगुलर प्रिस्क्राइब इंटरवल पर, यानी जैसे जैसे काम कंप्लीट होता जाता है वैसे वैसे हम रिपोर्ट को तैयार करते जाते हैं, और इस रिपोर्ट में हम क्या करते हैं, मेंशन करते जाते हैं कि आज इतना काम कंप्लीट हुआ, अब इतना काम कंप्लीट हुआ, इसके बाद ये काम पेंडिंग है। ठीक है, तो उसी को कहते हैं पीरियोडिक और रूटीन रिपोर्ट। उसी को यहाँ पे लिखा गया है, दिस रिपोर्ट आर प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड एट रेगुलर प्रिस्क्राइब इंटरवल इन द यूजुअल रूटीन ऑफ बिजनेस। दे मे बी डेली, एनुअली, सेमी एनुअली, क्वार्टरली, मंथली, फ्रंट नाइटली, वीकली, एक्सेट्रा। उसी चीज़ को यहाँ पे लिखा गया है कि पीरियोडिक रिपोर्ट जो होता है वो डेली भी होता है, एनुअली, सेमी एनुअली, क्वार्टरली, मंथली और फ्रंट नाइटली, वीकली, कुछ भी हो सकता है। जैसे जैसे काम कंप्लीट होता जाता है, हम उसमें क्या करते हैं, इंक्लूड करते चले जाते हैं। उसके बाद आता है स्पेशल और ओकेशनल रिपोर्ट। स्पेशल और ओकेशनल रिपोर्ट में क्या होता है, ये एक सिंगल रिपोर्ट होता है, जिसको हम किसी भी सिंगल ओकेशनल या सिचुएशन के हिसाब से हम लोग तैयार करते हैं। इसके बाद आता है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन ऑफ अ रिपोर्ट, यानी रिपोर्ट के फंक्शन के बेसिस पे। तो इसमें क्या होता है, दो होता है, एक इंफॉर्मेटिव होता है, एक एनालिटिकल होता है। इंफॉर्मेटिव उस वैसे रिपोर्ट को कहते हैं जो कि प्रेजेंट करता है फैक्ट को और इश्यूज को, या फिर किसी सिचुएशन को हम लोग डिस्क्राइब करते हैं, उसको कहते हैं इंफॉर्मेटिव रिपोर्ट। उसी चीज को यहाँ पे लिखा गया है, रिपोर्ट मियरली प्रेजेंट फैक्ट्स pertinent टू एन इशू और अ सिचुएशन। किसी सिचुएशन या किसी इश्यूज को हम लोग दिखाते हैं, उसी को कहते हैं इंफॉर्मेटिव रिपोर्ट। दूसरा था एनालिटिकल और इंटरप्रिटेटिव और इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट। इसमें देखिए क्या होता है, ये रिपोर्ट में हम लोग फैक्ट्स को और लेते हैं, और उस फैक्ट्स को क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, उसके बाद उसको एक कंक्लूड करते हैं कि ये सारा इंफॉर्मेशन जो हम लोगों ने लिया है, फैक्ट जो लिया उसका क्या कंक्लूजन हुआ, और उस कंक्लूजन को हम उस रिपोर्ट में लिखते हैं। इसके बाद आता ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पर्सन विद द ड्राफ्टिंग ऑफ रिपोर्ट, यानी एक रिपोर्ट को बनाने में कितने लोग लगे। तो इसमें पहला आता है इंडिविजुअल। ठीक है, इंडिविजुअल कहने का मतलब है जो कि सिंगल सिंगल पर्सन अपना रिपोर्ट को तैयार करके सबमिट करेगा। दूसरा आता है कमिटी और सब कमिटी, यानी कमिटी और सब कमिटी कहने का मतलब है यानी ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कुछ लोग जो है, नंबर ऑफ चार पांच लोग या फिर छः सात लोग मिलके क्या कि एक रिपोर्ट पे काम किया, उसको ड्राफ्ट किया, उसके बाद उसको क्या किया, सबमिट कर दिया,
प्रेजेंट किए किसी ऑर्गेनाइजेशन के सामने, उसको कहते हैं कमिटी और सब कमिटी रिपोर्ट। फिर इसके बाद आता है ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ। लेंथ के बेसिस पे कितने टाइप का रिपोर्ट होता है, तो लेंथ के बेसिस पे दो टाइप का होता है, एक लॉन्ग रिपोर्ट एंड और एक लॉन्ग रिपोर्ट, एक होता है शॉर्ट रिपोर्ट। लॉन्ग रिपोर्ट जनरली वो होता है जो कि शॉर्ट से ज़्यादा बड़ा होता है, और हम लोग क्या करते हैं, हर एक चीज़ को डिटेल में लिखते हैं। और शॉर्ट रिपोर्ट वो होता है जिसमें हम इंट्रोडक्टरी को लिखते हैं, यानी मेन जो इंट्रोडक्शन होता है उसको लिखते हैं, जो मैटर है उसको लिखते हैं, फैक्ट्स को लिखते हैं, और ये सारी चीज़ को लिख के हम कंक्लूड कर देते हैं, उसको कहते हैं शॉर्ट रिपोर्ट। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और ऐसे भी हमारी लाइफ में भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कारण वो क्या है, थेसिस। देखिए थेसिस क्या होता है, थेसिस एक शॉर्ट रिपोर्ट होता है जिसमें क्या होता है, स्टूडेंट लोग होते हैं वो सारे डिटेल्स को लिखते हैं अपने प्रोजेक्ट के बारे में, कि वो किस टाइप का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उनका प्रोजेक्ट का नाम क्या है, उसका टाइटल, उसका फीचर स्कोप, उसके बारे में ईच एंड एवरी थिंग उसमें इंक्लूड करते हैं, उसी को कहते हैं थेसिस। थेसिस जनरली कब बनाया जाता है, थेसिस जनरली तब बनाया जाता है जब कोई एक स्टूडेंट कॉलेज में कोई प्रोफेशनल डिग्री या फिर कोई बैचलर डिग्री को का कोर्स कर रहा होता है, तभी ये थेसिस को लिखी जाती है। थेसिस जनरली क्या होता है, फाइनल ईयर में लिखा जाता है, और ये इम्पोर्टेंट इसलिए होता है, अगर हम थेसिस को नहीं बनाएंगे तो हमें क्या होगा, डिग्री नहीं मिलेगी। डिग्री नहीं मिलेगी इसलिए क्योंकि हम लोग एक प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, और प्रोफेशनल कोर्स का ये रूल होता है कि हम एक प्रोजेक्ट को बनाएं। उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमें थेसिस लिखनी होती है, यानी थेसिस होती है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। यानी हमको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने होता है जिसमें हम ईच एंड एवरीथिंग को इंक्लूड करते हैं, कि हमने प्रोजेक्ट को कैसे शुरू किया, कैसे ख़त्म किया, उसके क्या फ्यूचर स्कोप है, उसमें क्या यूज़ किया, कौन कौन लोग उसमें प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व रहे। तो उसी चीज़ को यहाँ पे लिखा गया है। थेसिस और dissertation is a document submitted in support of candidature for an academic degree or professional qualification presenting the author's research and finding। यानी कि थीसिस क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि कैंडिडेट के द्वारा सबमिट की जाती है एकेडमिक डिग्री के दौरान, ठीक है, जिसमें वो क्या करते हैं, ऑथर जो होता है वो रिसर्च करता है, फाइंड करता है, उसमें कुछ अपने वर्ड्स को लिखते हैं, और उसमें रिसर्च जो किए रहते हैं उस सारी चीज़ को लिखकर एक कंक्लूजन को बनाते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ थीसिस की बात करें तो ये इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि इससे क्या होता है, जो भी प्रोफेसर होते हैं, टीचर होते हैं यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज में, उन्हें बहुत आसानी हो जाता है ये चेक करने में कि स्टूडेंट का लेवल क्या है। थीसिस एक बेस्ट तरीका होता है हमें ये समझने में और ये जानने में कि हम कितना ज़्यादा किसी सब्जेक्ट को समझ पा रहे हैं, हमें किसी सब्जेक्ट की नॉलेज है, और उससे हम मेक श्योर कर रहे हैं कि स्टूडेंट जो है उसे क्या कर रहे हैं, डेटा को ऑपरेट कर पा रहे हैं, कंडक्ट कर पा रहे हैं साइंटिफिक रिसर्च का, और एक एनालिसिस कर पा रहे हैं, कंक्लूजन पे पहुंच पा रहे हैं। तो कंक्लूजन अगर करें कि थेसिस की इंपॉर्टेंस क्या होती है, तो बेसिकली थेसिस से जो प्रोफेसर होते हैं, टीचर होते हैं कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के, उन्हें उन्हें आसानी हो जाता है ये समझने में कि स्टूडेंट का लेवल क्या है, वो कितने अच्छे से किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को समझ पा रहे हैं। और दूसरा ये कि स्टूडेंट जो होते हैं उन्हें ये पता चलता है कि हमारी कमांड कौन सा सब्जेक्ट पे कितने ज़्यादा है, और हम कितने अच्छे तरीके से डेटा को एनालाइज कर पा रहे हैं, ऑपरेट कर पा रहे हैं, कंडक्ट कर रहे हैं किसी भी साइंटिफिक रिसर्च को, और एक उन सारे डेटा को मिला के कितने अच्छे तरीके से हम कंक्लूड कर पा रहे हैं, इसी को कहते हैं थेसिस। और ये इसलिए ज़रूरी होता है ताकि हमारे पता चल सके कि हमारी लेवल क्या है किसी भी सब्जेक्ट में, और ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट होता है थीसिस को बनाना एकेडमिक के दौरान। इसी चीज़ को यहाँ पे लिखा गया है, एकेडमिक राइटिंग आर इसेंशियल part of any learning process as for allow professor to evaluate the level of understanding and involvement of every student into the certain subject। यानी हर एक स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट समझ में आता है एक सर्टेन सब्जेक्ट में। उसके बाद उसी चीज़ को यहाँ पे लिखा गया, प्रिपेयरिंग एनी एकेडमिक पेपर इज द परफेक्ट वे टू रिफ्रेश सब्जेक्ट नॉलेज एंड मेक श्योर दैट स्टूडेंट आर एबल टू ऑपरेट विद द डेटा, कंडक्ट साइंटिफिक रिसर्च एंड मेक एन एनालिसिस। यानी प्रिपेयर जो करते हैं हम लोग एकेडमिक पेपर को, वो परफेक्ट तरीका है हमें रिफ्रेश करने का, हमारे नॉलेज को, सब्जेक्ट के नॉलेज को रिफ्रेश करने का, और स्टूडेंट ऑपरेट कर पाएगा डेटा को और साइंटिफिक रिसर्च को, और एक कंक्लूजन को बना पाएगा। अब बात करते हैं कि हम कैसे थीसिस को लिख सकते हैं, ठीक है। तो थीसिस में सबसे पहला आता है टाइटल पेज। टाइटल पेज में जिसमें कि हम इंक्लूड करते हैं ऑथर्स को, ठीक है, सब टाइटल को, डिपार्टमेंट को, इंस्टीट्यूट को, डेट ऑफ डिलीवरी, रिसर्चमेंट, द इंस्टीट्यूशन एंड ईमेल एड्रेसेस, ये सारे चीज़ टाइटल पेज पे आ जाते हैं। उसके बाद आता है एब्स्ट्रैक्ट। देखिए एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट जो होता है एक्सप्लेन करता है एक लाइन में
कि पेपर की इम्पोर्टेंट क्या है इस चीज़ को बताता है एब्स्ट्रैक्ट। इम्पोर्टेंट लिखते हैं पेपर के बारे में कि पेपर किस बारे में है, क्या टॉपिक है, उसकी इम्पोर्टेंट क्या है, उसको 1 से 2 लाइन में एक्सप्लेन करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट का जो लेंथ होता है वो 1 से 2 पैराग्राफ होता है और अप्रॉक्स 400 वर्ड्स होता है, इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट में कोई साइटेशन नहीं होता है जनरली। इस इंफॉर्मेशन इन द टाइटल शुड नॉट बी रिपीटेड, रिपीट नहीं होना चाहिए कोई भी इंफॉर्मेशन टाइटल के अंदर। उसके बाद हर एक चीज़ एक्सप्लिसिट होना चाहिए। नंबर को यूज़ करना हम लोगों को अप्रोप्रिएट, जहाँ पे कौन सा पेज पे कौन सा टॉपिक आया है उस पेज नंबर को हम लोग को उस टॉपिक के सामने लिखना होता है। ये सारी चीज़ हम लोग इस पे इंक्लूड करेंगे। इसके बाद आता है टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है? टेबल ऑफ कंटेंट में लिस्ट ऑफ हेडिंग, सब हेडिंग, पेज नंबर, ये इंटेंट सब हेडिंग, इट विल लुक लाइक समथिंग लाइक दिस। टेबल ऑफ कंटेंट कुछ इस तरीके से दिखता है। देखिए, हेडिंग आ गया, सब हेडिंग हो गया, पेज नंबर हो गया, इस तरीके से। देखिए यहाँ पे लिस्ट ऑफ फिगर, लिस्ट ऑफ टेबल, इंट्रोडक्शन, मेथड, रिजल्ट सब आ गए। यहाँ पे एक साइड में हम लोग राइट साइड में क्या लिखेंगे? पेज नंबर। और लेफ्ट साइड में क्या लिखेंगे? टॉपिक। यानी हेडिंग, सब हेडिंग, ये सारे चीज लेफ्ट साइड में आएगा। इसके बाद आता है लिस्ट ऑफ फिगर। लिस्ट ऑफ फिगर होता है लिस्ट पेज नंबर ऑफ ऑल द फिगर्स, सारे फिगर्स के पेज नंबर को लिखता है। लिस्ट ऑफ टेबल। अब आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या होता है? इंट्रोडक्शन जो होता है शुड बी रिटन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑल द रिसर्च वर्क। सारा रिसर्च जब हम कर लिए तब जाके हम इंट्रोडक्शन को लिखते हैं। इंट्रोडक्शन में हम क्या इंक्लूड करते हैं कि टॉपिक क्या है, हमारा प्रोजेक्ट किस बारे में है, उसमें कौन कौन सा चीज़ इंक्लूड किया है, उसको कैसे हम प्रिपेयर करेंगे। ये सारा चीज़ जो होता है हम उसे एक शॉर्ट समरी के टाइप में हम इंक्लूड करते हैं, जिससे ऑथर को या प्रोफेसर को समझ में आ जाता है अच्छा ये जो रिपोर्ट है ये इस पर्टिकुलर टॉपिक पे बनाया गया और इसका स्कोप जो है बनाने का वो ये है। देखिए उसी चीज़ को लिखा गया है। इंट्रोडक्टरी सेक्शन आर स्टेटमेंट ऑफ द गोल ऑफ द पेपर, यानी गोल जो है पेपर का उसके स्टेटमेंट को लिखना। साइंटिफिक sufficient background information to allow the reader to understand the context and significance of the question you are trying to address। यानी sufficient background होना चाहिए information का, जिससे रीडर को क्या हो सके, समझ आ सके कि हम क्या लिखना चाह रहे हैं इस पर्टिकुलर थेसिस में। इसके बाद आता है मेथड। मेथड क्या होता है? फॉर्मेशन टू अलाउ द रीडर टू assess द believability ऑफ योर रिजल्ट, इंफॉर्मेशन नीडेड बाय अनदर रिसर्च टू रिप्लिकेट योर एक्सपेरिमेंट। यानी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है हम लोगों को इसमें रिप्लिकेट कराने के लिए अपने एक्सपेरिमेंट को। इसी तरीके से डिस्क्रिप्शन ऑफ योर मटेरियल, अपने मटेरियल का डिस्क्रिप्शन, प्रोसीजर, थ्योरी, कैलकुलेशन, टेक्निक, प्रोसीजर, इक्विपमेंट एंड ड्यूरेशन, प्लॉट, ये सारे चीज़ क्या आते हैं? मेथड के अंदर आते हैं कि हमने क्या क्या मेथड को इसमें यूज़ किया है, कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया है, कौन सा तरीका यूज़ किया है। इस ये सारे चीज़ को हम लोग किस में इंक्लूड करते हैं? मेथड के अंदर इंक्लूड करते हैं। इसके बाद आता है रिजल्ट। रिजल्ट जो होता है वो एक्चुअल स्टेटमेंट होता है, सारे ऑब्जर्वेशन का, स्टैटिस्टिक्स का, टेबल का, ग्राफ का, ये सारे चीज़ का क्या होता है? समरी जिसको कहते हैं वो होता है रिजल्ट। रिजल्ट में हम लोग एक एक चीज़ को ध्यान में रखते हैं, जैसे एसआई यूनिट हो गया, हमारा फॉर्मूला हो गया, हमारा ऑब्जर्वेशन हो गया, टेबल हो गया, ग्राफ हो गया, जो भी चीज़ हम यूज़ करेंगे वो सारी चीज़ को हम लोग को एक्यूरेट रखना और बिल्कुल मेजरमेंट को ध्यान से रखते हुए रिजल्ट में लिखना है। इसके बाद आता है हम जो सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आता है डिस्कशन। डिस्कशन क्या होता है? स्टार्ट विद अ फ्यू सेंटेंस दैट समराइज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट। डिस्कशन जो होता है फ्यू सेंटेंस से स्टार्ट होता है, जो कि समराइज कर देता है यानी क्लोज कर देता है सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट के द्वारा। द डिस्कशन सेक्शन शुड बी अ ब्रीफ एसे इन इटसेल्फ। डिस्कशन सेक्शन जो होता है वो एक ब्रीफ एसे होता है खुद में। उसमें क्या पैटर्न आता है ऑब्जर्वेशन का, रिलेशनशिप आता है, ट्रेंड्स एंड जनरलाइजेशन अमंग द रिजल्ट आता है, क्या है पैटर्न्स का और जनरलाइजेशन क्या है ये सब आता है, लाइक कॉजेज, मैकेनिज्म, डिसएग्रीमेंट, एग्रीमेंट, ये सारे चीज़ आते हैं। बैकग्राउंड क्या है उस प्रोजेक्ट का, वो सारे चीज़ को हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं। इसके बाद लास्ट आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन जो होता है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट होता है हमारे ऑब्जर्वेशन का। यानी हम लोग क्या ऑब्जर्व किया, क्या एनालाइज किया, क्या कितना डेटा को हम लोग एक जगह इकट्ठा किया और उसे कैसे ये हम लोगों ने तैयार किया स्टेप बाय स्टेप, उस सारी चीज़ को हम लोग कंक्लूड करते हैं। इसलिए कंक्लूजन क्या होता है? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारे थीसिस का। इसके बाद आता है रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन क्या होता है? इंक्लूड करता है व्हेन अप्रोप्रिएट, मोस्ट ऑफ द टाइम
remedial action to solve the problem, further research to fill in gap in our understanding, direction of फ्यूचर इन्वेस्टिगेशन ऑन दिस और रिलेटेड टॉपिक। रिकमेंडेशन आता है मतलब कि हम क्या क्या चीज़ इसमें यूज़ किया और कैसे किया, और फ्यूचर में हम इसमें क्या क्या चीज़ को इंक्लूड कर सकते हैं, वो सारे चीज़ आते हैं रिकमेंडेशन के अंदर। इसके बाद आता है एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट क्या होता है, यानी हम थैंकफुल किस किस का शुक्रिया इसमें अदा कर रहे हैं, जो जो हमें हेल्प किया इस रिपोर्ट को बनाने में, हम उन सारे का नाम को इसमें इंक्लूड करते हैं। इसके बाद आता है रेफरेंस। रेफरेंस क्या होता है, रेफरेंस कहने का मतलब है कि सोर्सेज, कहाँ कहाँ से हम लोगों ने इंफॉर्मेशन को गैदर किया, कलेक्ट किया, और उसके बाद इसमें लिखा, वो सारे चीज़ का नाम को, लिंक को, उस पर्टिकुलर वेबसाइट के नाम को, सारे चीज़ को हम लोग इसमें इंक्लूड करते हैं, उसी को कहते हैं रेफरेंस। रेफरेंस जो होता है वो लास्ट पार्ट होता है लगभग। उसके बाद आता है अपेंडिसेस। अपेंडिसेस क्या होता है, इंक्लूड करता है सारे डेटा को अपेंडिक्स के अंदर, और रेफर करता है डेटा को, मटेरियल को। इसी तरीके से टेबल्स होता है, कैलकुलेशन होता है, ये सारे चीज़ को ये इंक्लूड करता है। इसके बाद आता है सिनॉप्सिस। सिनॉप्सिस भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये टेक्निकल कम्युनिकेशन का। सिनॉप्सिस क्या होता है, सिनॉप्सिस एक प्लान्ड प्रोजेक्ट होता है जो कि सबमिट करते हैं अप्रूवल के लिए कंपीटेंट अथॉरिटीज़ को। ठीक है, सिनॉप्सिस क्या होता है, जनरली हम लोग अपने कॉलेज में या यूनिवर्सिटीज़ में सबमिट करते हैं, जो कि मुश्किल से 7 से 8 पेज का होता है, और इसमें हम लोग शॉर्ट्स में अपने प्रोजेक्ट को बताते हैं, जिससे क्या होता है हमारा जो प्रोफेसर होते हैं, टीचर होते हैं, वो उस चीज़ को एनालाइज करते हैं, देखते हैं कि ये कितना अच्छा है और इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है। ये सारे चीज़ को एनालाइज करके वो क्या करता है, अगर वो सारी चीज़ें हम सही सही लिखे रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, हमें परमिशन दे देते हैं रिपोर्ट बनाने के लिए। तो सिनॉप्सिस में क्या होता है, उसी चीज़ को यहाँ पे लिखा गया, सिनॉप्सिस इज द गिस्ट ऑफ योर प्लान प्रोजेक्ट सबमिटेड फॉर अप्रूवल फ्रॉम कंपीटेंट अथॉरिटीज। यानी हमारी प्रोजेक्ट को अप्रूवल दिलाने के लिए हम क्या करते हैं, सिनॉप्सिस को तैयार करते हैं। अ सिनॉप्सिस शुड बी कंस्ट्रक्टेड इन अ मैनर दैट फैसिलिटेट A synopsis should be constructed in a manner that facilitate the reviewer to understand the research project at a glance। यानी रिसर्च प्रोजेक्ट जो है उससे समझ में आना चाहिए, ये इस तरीके से हम लोगों को सिनॉप्सिस को कंस्ट्रक्ट करना है, ताकि जो रिव्यूअर है, जो टीचर है, जो उसे देख रहा है, उसे समझ में आ जाना चाहिए एक बार में। तो सिनॉप्सिस के अंदर क्या क्या होता है, टाइटल, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम एंड हाइपोथेसिस, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, रिव्यू ऑफ द लिटरेचर, रिसर्च रिसर्च मेथोडोलॉजी, रेफरेंस। टाइटल में क्या, टाइटल जो होता है सिनॉप्सिस का, वो क्या होता है, रिसर्च प्रोजेक्ट होता है, यानी उसमें हम लोग एक ब्रीफ इंफॉर्मेटिव यानी इंफॉर्मेशन को इंक्लूड करते हैं, टाइटल को इंक्लूड करते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं रखते, बहुत ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं रखते, एक दरमियानी रखते हैं टाइटल को। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम और हाइपोथेसिस को इंक्लूड करते हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम और हाइपोथेसिस क्या होता है, बीइंग स्टडीज शुड बी मेंशन इन प्रिसाइज एंड क्लियर टर्म्स। जो भी हम प्रॉब्लम्स को इसमें इंक्लूड कर रहे हैं, लिख रहे हैं, वो सारे चीज़ क्या होना चाहिए, मेंशन होना चाहिए प्रिसाइज और क्लियर टर्म में। ये समझ में आना चाहिए कि रिसर्चर को कंस्ट्रक्ट करने में रिसर्च प्रपोजल को। इसके बाद आता है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, यानी प्रोजेक्ट का क्या एम है और क्या ऑब्जेक्टिव है, वो सारे चीज़ हम लोगों को 2 से 3 लाइन में इसमें लिखना रहता है, ताकि हमारे प्रोजेक्ट का एम जो है, यानी टारगेट क्या है हमारे प्रोजेक्ट का, वो समझ में आ जाए, और उसकी ऑब्जेक्टिव क्या है वो समझ में आ जाए। इसके बाद आता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रिसर्च प्रोजेक्ट का, जो गाइडेस द रीडर टू द प्रॉब्लम अंडर स्टडी। यानी जो रीडर रीड कर रहा है उसे पता होना चाहिए इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये क्यों लिखा गया, ये सब डिस्क्राइब करेगा। वर्क डन, जो हम वर्क किया है उस सारी चीज़ को डिस्क्राइब करेगा, हेल्प करेगा रिसर्चर को अंडरस्टैंड करने में डिफिकल्टीज फेस बाय अदर। इसमें क्या क्या डिफिकल्टीज दूसरे के द्वारा फेस किया गया, वो सारा चीज़ अंडरस्टैंड कर पाएगा रीडर। इसी तरीके से रिसर्च मेथोडोलॉजी, कौन सा हम लोग मेथड यूज़ किया रिसर्च का, उसे इंक्लूड करना है। रिव्यू करना है एसेस को। इसके बाद रिव्यू करना लिटरेचर को इस सिनॉप्सिस में, जो कि हेल्प करता है रिव्यूअर को एसेस करने में नॉलेज को अपने रिसर्चर का। इसके बाद आता है रिसर्च मेथोडोलॉजी। रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या होता है, सिनॉप्सिस में रिसर्च मेथोडोलॉजी जो होता है अडॉप्ट किया करता है, शुड बी 150 to 200 वर्ड, 150 से 200 वर्ड में सिनॉप्सिस में रिसर्च मेथोडोलॉजी यूज होता है। इसमें एक्नॉलेजमेंट आता है, रेफरेंस आता है। एक्नॉलेजमेंट वही होता है जिसमें हम थैंकफुल करते हैं हर एक पर्सन को जो हमारे प्रोजेक्ट को बनाने में हेल्प किया है, और रेफरेंस होता है जहाँ से हम सोर्स को
गैदर किया है, कौन किस सोर्सेज से हम लोगों ने इंफॉर्मेशन को गैदर किया, उसको कहते हैं रेफरेंस। इसके बाद आता है फॉर्मेट ऑफ द पेपर। Scientific research article provide a method for scientists to communicate with other scientists about the result of their research. Scientific research जो होता है वो प्रोवाइड करता है, एक मेथड प्रोवाइड करता है साइंटिस्ट को कम्युनिकेट करने के लिए साइंटिस्ट के साथ अबाउट द रिजल्ट ऑफ देयर रिसर्च। उसके जो वो लोग जो रिसर्च कर रहे हैं उसका रिजल्ट क्या हुआ, उस चीज़ को डिस्कस करने के लिए क्या होता है, साइंटिफिक रिसर्च एक मेथड प्रोवाइड करता है। इसमें क्या आता है, टाइटल, ऑथर, एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन। ये सारी चीज़ हमने पहले ही डिस्कस कर रखा है कि टाइटल क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, इंट्रोडक्शन क्या होता है, मटेरियल मेथड क्या होता है, रिजल्ट क्या होता है, सारी चीज़ हमने डिस्कस कर रखा है। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आता है 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल लगभग पूछा जाता है 10 नंबर में। इसे हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है। तो सबसे पहला आता है कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस क्या होता है, द कम्युनिकेशन मस्ट बी कंप्लीट। कंप्लीटनेस का मतलब होता है कि जो भी हम कम्युनिकेशन कर रहे हो वो बिल्कुल कंप्लीट होना चाहिए और मीनिंगफुल होना चाहिए। ठीक है, जो सेंडर सेंड कर रहे हैं इंफॉर्मेशन को, जो रिसीवर रिसीव कर रहा है इंफॉर्मेशन को, वो दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। सेंडर को भी और रिसीवर को भी समझ में आना चाहिए हम किस चीज़ पे कम्युनिकेट कर रहे हैं। इसका फीचर्स की अगर बात करें तो क्या होता है, द दे आर कॉस्ट सेविंग एज नो क्रिशियल इंफॉर्मेशन इज मिसिंग एंड नो एडिशनल कॉस्ट इज incurred in conveying extra message if the communication is complete। कंडीशनल कॉस्ट नहीं लगता है, ये कॉस्ट सेविंग है। दूसरा क्या होता है, कंप्लीट कम्युनिकेशन होता है। कंप्लीट कम्युनिकेशन बेटर प्रिसीजन मेकिंग में हमें मदद करता है। दूसरा आता है कंसाइसनेस। कंसाइसनेस का मतलब होता है दैट इज कम्युनिकेटिंग विदाउट you want to convey in least possible word without forgetting the other C's of the communication। यानी हम कंसाइजनेस का मतलब होता है कि हम कम से कम वर्ड में अपने बातों को सामने वाले को समझा सके, डिलीवर कर सके, उसको कहते हैं कंसीजनेस। इस तरह से कंसिडरेशन का मतलब होता है कि हम सामने वाले जो ऑडियंस होता है उसके व्यू पॉइंट को, उसके बैकग्राउंड को, उसके माइंडसेट को, उसके एजुकेशन लेवल को देखते हुए हम बात करेंगे, उसको कहते हैं कंसिडरेशन। कि हम जो बात कर रहे हैं वो सामने वाले को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, सामने वाले के लेवल क्या है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उस हिसाब से हम बात करें और अपने वर्ड्स को सामने वाले के सामने रखें। उसके बाद आता है क्लियरिटी। क्लियरिटी इम्प्लाइज करता है एम्फेसाइजिंग ऑन ए स्पेसिफिक मैसेज और गोल एट अ टाइम। यानी हम एक टाइम में किस मैसेज को डिलीवर कर रहे हैं, उसका गोल क्या है, ठीक है, उस चीज़ को हम दर्शाते हैं। अदर देन ट्राइंग टू अचीव टू मच एट वंस। क्लैरिटी इन कम्युनिकेशन हैज फ्लोइंग फीचर। क्लैरिटी जो होता है कम्युनिकेशन में, उसका फीचर्स क्या है, अंडरस्टैंडिंग ईजियर। ये क्या करता है, समझने में आसानी पैदा करता है सामने वाले को। दूसरा क्या करता है, कंप्लीट क्लैरिटी ऑफ थॉट्स एंड आइडिया इनहेंसेस द मीनिंग ऑफ मैसेज। यानी जो मैसेज जो होता है वो क्या करता है, एग्जैक्ट होता है, अप्रोप्रिएट होता है और कंसंट्रेट वर्ड को यूज करता है। इम्प्लाइज करता है बीइंग पर्टिकुलर एंड क्लियर रादर देन फजी एंड जनरल। फजी और जनरल से ज़्यादा क्या होता है, इसको बिल्कुल क्लियर, सिंपल और इजी रखना है ताकि सामने वाले को समझ में आ जाए। ये सपोर्ट करता है फैक्ट और फिगर को, यूज करता है वर्ड को क्लियर, देन बिल्ड द रेपुटेशन। कंक्रीट मैसेज आर नॉट मिस इंटरप्टेड। कंक्रीट मैसेज जो होता है इंटरप्टेड नहीं होता है। इसके बाद कर्सी। कर्सी क्या होता है, कर्सी जो होता है वो इम्प्लाइज करता है मैसेज को शुड शो द सेंडर एक्सप्रेशन एज वेल एज शुड रिपीट। इसके बाद आते हैं कर्सी। कर्सी का मतलब क्या होता है, जो सेंडर सेंड कर रहा है मैसेज को उसके एक्सप्रेशन को ये शो करता है और उसके साथ साथ जो रिसीवर रिसीव कर रहा है उसमें उसके रिस्पेक्ट को भी दर्शाता है। इसको कहते हैं कर्सी। कर्सी इम्प्लाइज करता है बोथ व्यू पॉइंट एज वेल एज फीलिंग ऑफ द रिसीवर ऑफ द मैसेज। व्यू पॉइंट को भी और रिसीवर के फीलिंग को भी इसमें शो करता है। इसके बाद आता है लास्ट आता है करेक्टनेस। करेक्टनेस क्या होता है, कम्युनिकेशन का इम्प्लाइज करता है दैट नो ग्रामेटिकल एरर इन कम्युनिकेशन। ग्रामेटिकल एरर नहीं होना चाहिए कम्युनिकेशन में, ये करेक्टनेस बताता है। तो हम 7 C's देख लिया क्या क्या होता है, करेक्टनेस, कर्सी, कंक्रीटनेस, क्लैरिटी, कंसिडरेशन, कंसाइजनेस एंड कंप्लीटनेस। ये सारी चीज़ आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद हम लास्ट जो टॉपिक है सबसे इम्पोर्टेंट, वो क्या होता है, एक जॉब एप्लीकेशन लेटर। यानी हम एप्लीकेशन लेटर कैसे लिखते हैं जॉब के लिए, वो देख ले। तो इसमें सबसे पहले देखिए क्या आता है, जहाँ हम सेंड कर रहे हैं
ठीक है। लेटर हमें जहाँ एप्लीकेशन सेंड करना है उसका एड्रेस, सेंडर का एड्रेस, ये सारा चीज़ लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा। उसके बाद एक आएगा डियर सर या मैम या रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम, ये आएगा। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद बॉडी आएगा लेटर का, और लेटर के बॉडी के बाद लास्ट में हम क्या करेंगे, उसे थैंक्स भेजेंगे। इसके बाद लास्ट आता है सीवी और रिज्यूमे। देखिए सीवी क्या होता है, करिकुलम बैटे, और रिज्यूमे ये क्या होता है, 1 से 2 पेज का हमारा पूरा इंट्रोडक्टरी होता है, हमारा क्वालिफिकेशन, हमारा हॉबीज़, हमारा स्ट्रेंथ, वीकनेस, हमारा एकेडमिक करिकुलम, सारी चीज़ को इसमें हम लोग क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं, ताकि हम किसी भी जॉब के लिए जब अप्लाई करें तो वो क्या मांगते हैं, हमारा सीवी मांगते हैं। तो इसमें हमारा सारा पर्सनल इंफॉर्मेशन इंक्लूड होता है। इन टुडेज वर्ल्ड सीवी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जॉब। आज के दिनों में सीवी बहुत इंपॉर्टेंट होता है जॉब के लिए। इन सीवी और रिव्यू में बोथ एकेडमिक एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन इज गिवन। ठीक है। सीवी में या रिज्यूमे में क्या होता है, दोनों एकेडमिक और पर्सनल इंफॉर्मेशन उसमें दिया रहता है। तो देखिए सबसे पहले सीवी बनाने का तरीका क्या होता है कि सबसे पहले हम तो अपना नाम देंगे, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी देंगे। उसके बाद करियर का ऑब्जेक्टिव देंगे कि हम किस चीज़ में एक्सपर्ट है, कौन से फील्ड से हमने ग्रेजुएशन किया है, और किस चीज़ के लिए हम जॉब को के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कौन से पोजीशन के लिए हम जॉब सर्च कर रहे हैं, उस चीज़ को हमें करियर ऑब्जेक्टिव में देना है। ये 2 से 3 लाइन का होता है, इंपॉर्टेंट होता है, ताकि हमारे जो सामने रिक्रूटर होता है वो इस चीज़ को देख के इम्प्रेस हो जाए, ऐसा हमें ऑब्जेक्टिव को लिखना रहता है। उसके बाद की स्किल आता है। की स्किल में जैसे देखिए सी लैंग्वेज है, क्वाइट गुड ऑन ऑटो कैड, यानी जो भी आपकी स्किल्स है उसे यहाँ पे लिखना रहता है। उसके बाद स्ट्रेंथ, आपकी क्या क्या स्ट्रेंथ है, जैसे कि गुड कम्युनिकेशन स्किल है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, एबिलिटी टू वर्क इन अ टीम, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल, ये सारे स्ट्रेंथ को लिखना रहता है। फिर अपने क्या होता है एकेडमिक क्वालिफिकेशन को, यानी आपके क्या क्या क्वालिफिकेशन है, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन को सबसे पहले लिखना रहता है। जैसे आप अंडर ग्रेजुएट है तो आपको अंडर ग्रेजुएट पहले आएगा, फिर 12th आएगा, फिर 10th के मार्क्स वगैरह को आपको लिखना रहता है। इसके बाद आपने अगर जहाँ से भी ट्रेनिंग किया या वर्कशॉप किया वो लिखे, आपका अचीवमेंट क्या है, हॉबीज़ क्या है, पर्सनल डिटेल्स क्या है, ये सारी चीज़ को आपको लिखना रहता है। ये सारे चीज़ थे सेकंड यूनिट के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसको आज हम लोगों ने इसमें क्या किया है, डिस्कशन किया है। और इसमें चलिए तो आज का ये जो यूनिट नंबर 2 है वो कंप्लीट हो गया है। जो जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक था वो हमने इसमें डिस्कस कर लिया है। आपकी कुछ भी क्वेरीज होगी, डाउट होगा, तो आप इसमें पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आपकी क्वेरीज का जवाब दे दिया जाएगा।